दोस्तों नमस्कार, मैं हूं आलोक पाठक और आप देख रहे हैं खबर दस्तक। फंसा दिया, योगी आदित्यनाथ फंस गए। और कई बार बोलते हैं, कई बार कहते हैं ना कि आप जो कहते हैं वो शब्द आपका पीछा कई सालों तक करते हैं। राम मंदिर में चढ़ावा चोरी रोकने में असफल रही है योगी सरकार। ये एक सार्वभौमिक सत्य है। सरकार अगर ये कहे कि नहीं भैया, मैनेजमेंट जो है, ट्रस्ट का मैनेजमेंट राम मंदिर न्यास देख रहा था, मंदिर का मैनेजमेंट राम मंदिर ट्रस्ट देख रहा था, हाँ ये सच है। लेकिन सच ये भी है कि उस ट्रस्ट में अयोध्या के जिलाधिकारी और उत्तर प्रदेश सरकार के अपर मुख्य सचिव गृह संजय प्रसाद भी मेंबर थे। साथ ही साथ गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में नाम लिखा जाता है कि यूपी के एकमात्र ऐसे मुख्यमंत्री हैं योगी आदित्यनाथ जो सबसे ज्यादा बार अयोध्या गए और काशी विश्वनाथ मंदिर गए। हो सकता है इस लिस्ट में नाम अब मथुरा का भी जोड़ दिया जाए। महीने में 2 या 3 बार आप खुद जाते रहे हैं, लगातार तमाम बार आप समीक्षा करते रहे। और जब एक बार मंदिर निर्माण में के समय ही जब खबरें आई थी कि वहां पे जमीनों की खरीद में घोटाला हो रहा है। घोटाला कैसे हो रहा है? जैसे किसी आदमी ने सुबह जमीन, रमेश ने सुरेश से जमीन खरीदी 2 करोड़ में और उसके बाद 6-7 घंटे बाद उसी जमीन को 10 करोड़ 12 करोड़ में ट्रस्ट को बेच दिया। इस तरह के गंभीर आरोप लग चुके थे। तभी जो है बीजेपी को अलर्ट हो जाना चाहिए था। बीजेपी तब भी अलर्ट नहीं हुई। 2022 के विधानसभा चुनाव में 2 सीटें हारी थी अयोध्या में और बाकी अंबेडकर नगर में साफ हो गई थी, बगल में बाराबंकी में भी नुकसान हुआ था। सबक नहीं सीखे। 2024 लोकसभा चुनाव में जब राम मंदिर का प्राण प्रतिष्ठा हो गया, आधे अधूरे मंदिर में बीजेपी ने कराया। काशी के विद्वान ज्योतिषाचार्यों ने कहा कि ये समय सही नहीं है। दूसरी बात ये कहा कि आधे अधूरे मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा का आयोजन नहीं किया जाता। लेकिन बीजेपी कुछ भी नहीं सुनना चाहती थी। नतीजा ये हुआ कि अयोध्या में भी हारे और पूरे मंडल में हार गए। खैर, अब 2027 में चुनाव था। अचानक 7 जून को अखिलेश यादव ट्वीट कर देते हैं कि चढ़ावे का पैसा चोरी हो रहा था। 40 सेकंड का वीडियो बना के चले आए। आजकल हर आदमी वीडियो बयान जारी करने लग गया है। चंपत राय बंसल ने भी सोचा योगी आदित्यनाथ और नरेंद्र मोदी के बाद तीसरा महत्वपूर्ण व्यक्ति तो मैं ही हूं इस देश में, राम मंदिर ट्रस्ट का महासचिव। उन्होंने चैलेंज कर दिया कि ऐसा कोई घोटाला हुआ ही नहीं है साहब। विपक्ष वैसे ही आरोप लगा रहा है। खैर, उसके बाद जो भी हुआ सब आपने देखा। लेकिन राम मंदिर चढ़ावा चोरी पर भी योगी आदित्यनाथ बुरी तरह घिर गए थे। जुलाई के महीने में पहुंच गया अयोध्या, कुछ सरकारी योजनाओं का लोकार्पण किया और कहते हैं ना कि इस वक्त प्रभु श्री राम के अनन्य भक्त हनुमान जी की गदा चल रही है। और वहां ये बोल गए योगी आदित्यनाथ कि जब सपा की सरकार थी तो अयोध्या के विश्व प्रसिद्ध हनुमानगढ़ी मंदिर में नमाज पढ़ी जाती थी और चैलेंज किया कि क्या सपा और कांग्रेस हिंदुओं को ले जाकर जामा मस्जिद में हनुमान चालीसा पढ़ा सकती है। और इस पर तमाम लोगों ने रिपोर्ट की, हमने भी रिपोर्ट की और हमने कहा कि भाई अयोध्या में कभी भी मंदिर के अंदर नमाज नहीं पढ़ी गई है। लेकिन आज एक बड़ा खुलासा पहले किया ब्रजभूषण शरण सिंह ने और 2 खुलासे कर दिए। एक खुलासा तो ये किया कि आज तक कभी भी हनुमानगढ़ी मंदिर में नमाज नहीं पढ़ी गई, ये बिल्कुल गलत बात है। दूसरा तो उन्होंने यह कह के चौंका दिया और मैं सार्वजनिक रूप से स्वीकार कर रहा हूं कि बतौर पत्रकार मेरी भी गलती थी कि मुझे भी वो तथ्य नहीं पता था। आई शुड एक्सेप्ट इट पब्लिकली वेयर आई एम रॉन्ग। इतिहास की जानकारी मुझे नहीं थी। मैं बहुत धार्मिक व्यक्ति नहीं हूं, मैं क्षमा चाहूंगा दर्शकों से।
लेकिन जो उन्होंने सच बताया, उस सच को मीडिया क्यों छुपा रहा है? अरे चाहे तुम किसी भी मजहब के मानने वाले हो यार, ऊपर जाके अपने कर्मों का हिसाब देना है। हम तो हिंदू धर्म वाले ही मानते हैं। ब्रजभूषण शरण सिंह ने जो जानकारी दी कि अयोध्या में हनुमानगढ़ी का जो मंदिर बना हुआ, उसमें मुस्लिम समाज के लोगों की महत्वपूर्ण भूमिका है। जब मैंने गूगल में टाइप किया was any Mughal emperor played any role in the reconstruction of हनुमानगढ़ी टेम्पल, जो जवाब आया वो चौंकाने वाला था। अगर संभव हो तो राज कपूर जी वो जवाब हिंदी में लगा दीजिए। पता चला अवध के नवाब सिराजुद्दौला ने अयोध्या में हनुमानगढ़ी का जो नया परिसर है उसको बनाने में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। उन्होंने जमीन और तमाम अपना खजाना खोल दिया था। हुआ ये था कि नवाब साहब के बेटे की तबीयत खराब थी और उनके हनुमानगढ़ी के महंत ने उनसे कहा कि आप हनुमान जी की पूजा करो, आपका बेटा ठीक हो जाएगा। उनका बेटा ठीक हो गया और उन्होंने हनुमानगढ़ी का नया परिसर और नया सब कुछ बनवा दिया, किले जैसा सब कुछ। ये सब कुछ पब्लिक डोमेन में है और ये मीडिया की अज्ञानता पर आज करारा तमाचा मारा है। अनपढ़ गाहिल जवार हमारी बिरादरी में बैठे हुए हैं। कि किसी पूछता है भारत, किसी वो कंजना कोम कश्यप और कोई फलाने लियाकत, किसी में हिम्मत नहीं है कि सच को डिस्कस कर सके। और अपनी गलती स्वीकार करो भाई कि तुम्हें तथ्यात्मक चीजें नहीं पता है। गूगल तो, मोबाइल तो हर हिंदुस्तानी के हाथ में होगा। आप लोग गूगल पे जाके सर्च कीजिए कि क्या अयोध्या में हनुमान मंदिर के निर्माण में मुगलों का कोई योगदान है। आप ये जवाब पाएंगे, हिंदी में पाएंगे, अंग्रेजी में पाएंगे, तमिल में पाएंगे, बंगाली में पाएंगे, मलयालम में पाएंगे। और ये भी तथ्य लिखा है कि इस मंदिर में 1885 में जब कुछ लोगों ने आक्रमण किया तो अवध के तब के नवाब वाजिद अली शाह की मुस्लिम सेना ने इस मंदिर को बचाया था। अरे जब आप ये तथ्य बताते हो कि राम जन्मभूमि में के जो मंदिर था उसको बाबर के लोगों ने तोड़ा था, तो ये भी तथ्य तो बताओ। और ये कोई आलोक पाठक का लिखा हुआ नहीं है, गूगल देवता विराजमान है। मैं धन्यवाद देना चाहूंगा ब्रजभूषण शरण सिंह को। इस ऐतिहासिक तथ्य का उन्होंने ये बात उजागर की। मैंने गूगल पे जाके सर्च किया और ये सारा तथ्य सामने आ गया। और सबसे बड़ी बात तो जिस शंकराचार्य को एक फौज कालनेमी बता रही थी, उन्होंने तो बहुत बड़ी बात कह दी है, आज चैलेंज कर दिया है कि या तो ये साबित कर दो कि 27 साल पहले अयोध्या के हनुमानगढ़ी में नमाज पढ़ी गई थी, वरना गद्दी छोड़ दो। हमारे साथ दो मेहमान जुड़ चुके हैं, मनोज यादव जी और बनारस से मनीष शर्मा जी। मनोज यादव जी, आपको यह तथ्य पता था हनुमानगढ़ी के बारे में जो आज ब्रजभूषण शरण सिंह ने बताया है? नहीं, बिल्कुल ब्रजभूषण शरण सिंह जी ने अपनी बात रखी है। बहुत सारे तथ्य समाजवादी पार्टी के पास थे, लेकिन होता क्या है पाठक जी, हम लोग राजनीतिक व्यक्ति हैं तो राजनीति पे चर्चा करना नहीं, अगर तथ्य थे तो समाजवादी पार्टी ने, देखिए आप एक जिम्मेदार विपक्ष हैं, इस देश की जनता के प्रति आपकी जिम्मेदारी बनती है। बहुत महत्वपूर्ण बात है, उसको मेरा कम से कम 1 टर्न और रख लेने दीजिए, 1 मिनट का, 1.5 मिनट का, इसके बाद आप जितना मन उतना बोलिए, यहाँ कोई बंदिश नहीं है। मैं ये कह रहा हूं कि समाजवादी पार्टी को ये बात पता थी, हम लोगों ने, मैंने भी कई जगह पे ये बात कही। ये आप ब्रजभूषण शरण सिंह ने कहा कि हनुमानगढ़ी की सीढ़ियों पे नमाज नहीं पढ़ी। 2003 में जो नमाज पढ़ी गई वो नमाज पढ़ी गई थी जो महंत ज्ञानदास हैं, जिनके सामने महंत
योगी आदित्यनाथ कुछ भी नहीं है, शून्य है। वो बहुत बड़े महंत हैं, बजरंगबली के अनन्य भक्त रहे हैं, और महंत परंपरा में वो समझते होंगे कि ज्ञानदास जी का क्या स्थान है। तो उन्होंने ईद के दौरान, ईद के उपलक्ष्य में इस तरह का एक प्रोग्राम कराया था, जिसमें दोनों बातें योगी आदित्यनाथ ने जो कही हैं, वो दोनों बातें उसमें समाहित है। पहली ये आवाज चली गई है। ये आवाज चली गई मनोज जी आपकी। देखिए विपक्ष की आवाज को कैसे दबाया जाता है, दर्शक सुने और समझे। और आपकी आवाज नहीं आ रही थी, फिर से पूरी बात बोलिए। इसके बाद चीज भी हुई पाठक जी, और ये थी पाठक जी, मेरी आवाज आ रही है? हाँ आप पूरी बात बोलिए, क्योंकि आपका आधा जवाब कट चुका है। अच्छा, तो जो मामला हुआ था वो ये था कि उस वक्त रोजा अफ्तार के समय में महंत ज्ञानदास जी के आश्रम में वहां पर रोजा अफ्तार की पार्टी रखी गई, और वो रोजा अफ्तार इसलिए किया गया क्योंकि हिंदू मुस्लिम एकता के लिए वो काम महंत ज्ञानदास जी ने किया था। और उसमें मुस्लिम भाई उनके आश्रम पे गए, वहां रोजा इफ्तारी की, और इसके बाद वहीं पे नमाज पढ़ी गई। ना तो हनुमान मंदिर में, ना हनुमान मंदिर के परिसर में, और ना ही हनुमान मंदिर की सीढ़ियों पे कोई नमाज हुई। उस वक्त भी बीजेपी के लोगों ने वहां पे इस बात का बवाल बनाया। ये भी एक महत्वपूर्ण बात। और दूसरी उससे महत्वपूर्ण बात जो कही कि आदित्यनाथ जी ने कही, माननीय मुख्यमंत्री जी ने कही कि क्या समाजवादी पार्टी के लोग जाएंगे और जामा मस्जिद में हनुमान चालीसा पढ़ेंगे। तो उनका ज्ञान बड़ा छोटा है, पता नहीं कैसे महंत परंपरा में आ गए, कैसे मुख्यमंत्री बन गए। वही ज्ञानदास जी लोग जब गए तो वहां की एक मस्जिद में जो इमाम लोग सब आए थे रोजा इफ्तारी में, वहां पे हनुमान चालीसा का पाठ हुआ। आप कल्पना करो कि हिंदू मुस्लिम एकता के लिए दो धर्म गुरुओं ने किस तरीके से काम किया। और एक ये है। अब एक बात पक्की हो गई पाठक जी, आज मैं सीना चौड़ा करके और छाती ठोक के कह रहा हूं, इसमें बाबा का भी माल है, हिस्सेदारी है चोरी में, इसमें दो राय नहीं। बाबा को भी हिस्सेदारी गई है, इसीलिए मौजूदा उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री आदित्यनाथ जी इस बात को घुमा रहे हैं, इसीलिए घुमा रहे हैं। इसीलिए अयोध्या बार बार जाते थे। अब समझ में आई बात। जो आता था मामला, उस मामले को इकट्ठा करके महीने में 3 बार जाते थे, और आदित्यनाथ मुख्यमंत्री जी की गाड़ी में वो चढ़ावा का सूटकेस रख दिया जाता था। रियलिटी, हकीकत बात ये है। इसीलिए बात घुमाने का प्रयास माननीय मुख्यमंत्री जी कर रहे हैं, लेकिन वहां के साधु संतों ने और आज बीजेपी के 6 बार के सांसद ब्रजभूषण शरण सिंह जी ने भी कह दिया कि वहां तो कभी नमाज हुई नहीं, और उल्टा बजरंगबली का ये मंदिर हनुमानगढ़ी अवध के नवाब ने बनवाया, सिराजुद्दौला जी ने बनवाया। आप कल्पना करो कि किस तरह बीजेपी एक्सपोज हो रही है। और वही नहीं, लखनऊ में अलीगंज का मंदिर है, शर्मा जी को नहीं पता होगा। लखनऊ में, हमारे लखनऊ में अलीगंज एरिया है, वहां पे हनुमान जी का बड़ा मंदिर है। वो बेगम हजरत महल जी ने बनवाया था, और उसकी मान्यता आज भी बहुत है। बहुत बड़ा मंगल में तो वहां भव्य मेला लगता है, और इतना मान्यता है। और वो भी बेगम हजरत महल जी के बच्चे नहीं थे, उन्होंने बच्चों के लिए मनौती बजरंगबली भगवान से मांगी, और उनको बच्चा हुआ। तो इसके बाद उन्होंने उस खुशी में उस मंदिर को बनाया। मस्जिद नहीं बनाई, हनुमान जी का मंदिर बनाया। आप कल्पना करो कि बीजेपी के लोग कैसे जनता को गुमराह कर रहे हैं, कैसे इस भारत की संस्कृति को, जो गंगा जमुनी तहजीब थी, जो आपस में भाईचारा था, हम सब एक बन के रहते थे, वो हम उनकी ईद में जाते थे, वो हमारी होली में आते थे, और सब तरीके से एक साझी विरासत थी, उसको बर्बाद करने का प्रयास कर रहे हैं। पाठक जी, मुझे लगता है कि आदित्यनाथ बिष्ट जी को चढ़ावा
अपना हिस्सेदारी लेने की वजह से इस तरह का बयान देना पड़ा, झूठ बोलना पड़ा। मैं चाहूंगा कि अब माननीय मुख्यमंत्री जी को माफी मांगनी चाहिए। न हनुमान जी नहीं छोड़ेंगे, प्रभु श्री राम हो सकता माफ कर दें, लेकिन हनुमान जी नहीं छोड़ने वाले। ये बात भी पूरी तरीके से स्पष्ट हो चुकी है। जी जी पाठक जी। हेलो जी पाठक जी बताएं। सर, सवाल ये उठता है कि ये आज भी वही कह रहे हैं, जिन्ना की बात कर रहे हैं। अखिलेश यादव 12 बजे सो के उठते हैं, 2 बजे जिम जाते हैं, 4 बजे, और जिन्ना प्रेम कह कि सपा और बसपा को जिन्ना से प्रेम है, हमको गन्ना किसानों से प्रेम है। कमाल की बात है, जिन्ना से प्रेम किसको, ये सबने देखा। आडवाणी जी पाकिस्तान गए तो जिन्ना की मजार पर श्रद्धांजलि देने पहुंच गए, नमन करने पहुंच गए। आप लोग काउंटर नहीं कर पा रहे मनोज जी। नहीं ऐसा कुछ नहीं है, भाई काउंटर ये बयान जबरदस्त हो दिया रहा। है अच्छा कि सुनिए सपा और सुनिए एक बसपा को मिनट। जिन्ना से प्रेम, हमको अरे गन्ना रुकिए किसानों से प्रेम। हाँ? रुकिए रुकिए। कहते नहीं एक कहावत है, मनीष हम्म जी भी सहमति रखेंगे आप भी, कि भगवान के घर देर है अंधेर नहीं है। हम्म समझ गए ना। बाबा हम्म जी ने खूब कंबल अंबल ढक के बोला था ना कि हम्म अरे वहां नमाज पढ़ी गई, वहां ये हुआ। हम लोगों ने तो कुछ नहीं कहा, हम कहते तो झूठा माना जाता। किसने कहा? हम्म हम्म बीजेपी के 6 बार के सांसद ने कहा, अयोध्या में कहा। और जब ये बात कही तो बीजेपी और माननीय मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश आदित्यनाथ जी बिल्कुल एक्सपोज हो गए। पाठक जी एक्सपोज, एक्सपोज मतलब समझते होंगे एक्सपोज क्या होता है। अब ऐसी पोज में आ गए कि अब हम्म समाजवादी पार्टी को कहने की क्या जरूरत। और सुनिए, वहां के जो महंत है हनुमानगढ़ी के, जो ज्ञानदास जी के चेला हैं, जो हम्म उनके शिष्य हैं, उन लोगों हम्म ने एक लंबे इंटरव्यू में कहा है, और हम्म, हमारे नेता आदरणीय अखिलेश यादव जी ने उस पूरे इंटरव्यू को अपनी पोस्ट पे लगाया, अभी पूरे लगाया, इंटरव्यू को। अभी एक वायरल है। एक बात, हम्म एक एक तथ्य 2003 का प्रस्तुत किया गया। तो मैं हम्म तो इतना जानता हूं कि भगवान के घर देर है अंधेर नहीं। जो बाबा हम्म जी अभी और बोल रहे हैं उसमें हम्म और मजा मैं ले रहा हूं, मुझे मजा लेने का मन कर रहा है। बाबा जी अपनी धोती लंगोटी बचा के रखे, मैं प्रभु श्री राम और बजरंग बली अगर नाराज हो गए तो कहते नहीं भगवान के घर अरे में इस जसोर। तरह की बात न इस तरह की बात न कीजिए अरे क्या मनीष बात जी। कर रहे हैं? अरे ये अब मेरे जब हवाले से नहीं है, मेरे हवाले से नहीं है, ये प्रभु हाँ, के हवाले से मैं कह रहा हूं, मेरा कोई नहीं है। प्रभु हम्म चाहते हैं तो छप्पर फाड़ के देते नहीं है, तो स्लेब तोड़ हम्म के भी दे देते हैं और हाथ डाल के भी निकाल लेते हैं। तो जो गलत भगवान के बारे में बोलेगा उसको सजा मिलेगी। जी मनीष जी, ये जो आज जो तथ्य सामने आए हैं, इन तथ्यों के बाद आपकी क्या प्रतिक्रिया है? आवाज किसी नहीं है। और हाँ, किसी और दौर में होता तो मान लीजिए वो सारी संकटों को विपक्ष पे हमला करके बच लेते थे आमतौर पे। हम्म हम्म या मंदिर और हिंदुत्व वाले सवाल पे अगर विपक्ष कांग्रेस बोलती थी, सपा बोलती तो बोलते थे आपसे क्या लेना देना है। हम्म तो अब ये दौर अब बीत चुका है। बेसिकली अब तो हम्म शंकराचार्य का नेतृत्व कर रहे हैं, हम्म सवाल खड़ा कर रहे हैं काशी विश्वनाथ कॉरिडोर में 100 छोटे छोटे मंदिरों को क्यों गिरा दिया गया, कुंभ में मौतें कैसे हो गई, बैठकों पे हमला कैसे हो गया, राम हम्म मंदिर का अधूरा उद्घाटन क्यों हुआ, राम मंदिर में उद्घाटन के समय शंकराचार्यों को क्यों नहीं बुलाया गया, ये हम्म प्रधानमंत्री वहां जाके पंडा क्यों बन गए। वो सवाल खड़ा कर रहे हैं कि बीफ का व्यापार 50% उत्तर प्रदेश से ही क्यों हो रहा है, कैसे हिंदू हम्म मुख्यमंत्री। वो सवाल खड़ा कर रहे हैं कि भाई ये अगर योगी हो तो त्याग का मसला है, मुख्यमंत्री आवास में क्या कर रहे हो, गोरखपुर मठ में जाओ। और अभी उन्होंने लास्ट में एक बयान दिया है कि ये राम मंदिर नहीं है, ये संघ का कार्यालय है। उन्होंने राम मंदिर को संघ का कार्यालय बोला है और बोला है कि जब तक ये संघ का कार्यालय रहेगा तब तक मैं वहां नहीं जाऊंगा, जब तक ये वास्तविक राम मंदिर में नहीं बदलेगा। अरे अब बीजेपी ये तो सवाल चाहती अब भी नहीं कि केवल वो उस राम मंदिर में जाए। हाँ, अब ये सवाल अब बात बदल गई। हाँ अब बात बदल गई, ये सवाल हाँ, बेसिकली मान हम्म लीजिए अब हिंदू लाखों जो जिन्होंने चंदा दिया है, हम्म हिंदू जनता वहां चली गई, शंकराचार्य के पास चली गई, हम्म तो उसका जवाब आपको देना होगा। बेसिकली आप अगर इसको सोचिए, अब हिंदू जनता को भी ये समझ में बात आ रही है
कि मान लीजिए राम मंदिर का आंदोलन जो चला वो आरएसएस बीजेपी के हाथ में था। उस समय 1400 करोड़ का आरोप लगा था विहिप पर चंदा चोरी का। राम मंदिर का निर्माण आंदोलन वो भी आरएसएस बीजेपी के हाथ में था। उस समय बड़े पैमाने पर जमीन घोटाला हुआ। अब उसके बाद प्रबंधन का सवाल आया तो चढ़ावा चोरी हुआ। और उसके अलावे दिल्ली में सरकार मोदी जी की, लखनऊ में सरकार योगी जी की, डबल इंजन की सरकार, उसके बावजूद भी हुआ। तो अब तो ये पूरा एक्सपोज हो चुका है ना। आज के दौर में वो विपक्ष को टारगेट करके इस समाधान नहीं, ये एक हारी हुई लड़ाई लड़ रहे हैं। ये बात चली गई कि ये पूरा आंदोलन राजनीतिक दोहन के लिए था और राम मंदिर को या अन्य मंदिरों को अडानी की तरह ये कर लीजिए, इन मंदिरों को भी बैंक में बदल दिया गया, आरएसएस बीजेपी के बैंक में बदल दिया गया। माने इकोनॉमिक स्ट्रक्चर का हिस्सा उसको बना दिया गया, जैसे अडानी का है उसी तरह ही राम मंदिर। तो अब तो हिंदू जनता में भी ये सवाल उठेगा कि हमारे मंदिरों को मुक्त करो, काशी विश्वनाथ को मुक्त करो, राम मंदिर को मुक्त करो। अब सवाल तो यहां चला गया। अब ये इस समय सपा पे हमला करके क्या करें, इस समय कांग्रेस पे हमला करके क्या करें? नहीं, राम मंदिर और विश्वनाथ मंदिर को किससे मुक्त करो? विश्वनाथ मंदिर का भाजपा से मुक्त करो, आरएसएस से मुक्त करो। ये इन मंदिरों को कंट्रोल ही इसलिए किया, उसको बैंक में बदलना है। अरे विश्वनाथ मंदिर तो सरकार चलाती है, सरकार उसका मैनेजमेंट देखती है। आप तो कह रहे हैं कि बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। उसमें सारे चंपत राय कौन है? ये जो अभी मैं विश्वनाथ मंदिर की कार्यकारी चेयरमैन बनाए गए कौन है? कौन संत है? आरएसएस के आदमी है। ये अनिल मिश्रा कौन है? ये गोपाल राव कौन? मैं विश्वनाथ मंदिर की बात कर रहा हूँ। वहां भी यही बात है। अभी चोरी का इल्जाम वहां भी लगा, उसकी जांच कराएं तब तो। अभी वहां चोरी का इल्जाम लगा, पूरा आरएसएस बीजेपी का वहां कंट्रोल है। ये इन्होंने मंदिरों को लूट का केंद्र बनाया है। यानी कि केवल भावनाओं का दोहन नहीं हुआ है, हिंदू समाज के उसके आर्थिकी का भी दोहन हुआ है। और अब सवाल देखिए पूरे बीजेपी के इकोसिस्टम पे चला गया, आरएसएस के। ये जहां जहां रहेंगे करप्शन होगा। अब देखिए ना उनका वर्क कल्चर देखिए ना। आरएसएस इतना बड़ा गुरु दक्षिणा लेता है, हजारों करोड़ों रुपए का, उसका कोई हिसाब है? कल्चर उनका देखिए, उनके सदस्यों का कोई रजिस्टर है? नहीं है। नोटबंदी हुआ और कोई कालाधन बैंकों के पास नहीं गया। लेकिन देश भर में 5 स्टार दफ्तर भाजपा के कैसे बन गए? ये पीएम केयर फंड पैंडेमिक में बना लिया गया, उसको आरटीआई से बाहर कर दिया गया। ये वर्क कल्चर उनका है। वो पैसा कहां गया? ये इलेक्टोरल बॉन्ड के जरिए हजारों करोड़ आया, उसका हिसाब कहां गया? तो अब तो वही जो समर्थक हिस्सा है वो केवल राम मंदिर तक सीमित नहीं रह गया है, वो आरएसएस के गुरुदक्षिणा का भी जवाब चाहता है। वो नोटबंदी के दौर में देश भर में जो 5 स्टार दफ्तर भाजपा खड़े हो गए उसका हिसाब चाहता है। वो पीएम ने पैंडेमिक के समय केयर फंड खड़ा कर लिया और उसका कोई हिसाब नहीं, कहां गया पैसा, उसका हिसाब चाहता है। ठीक है मनीष जी, अखिलेश जी ने जो इनके राजनीति में अखिलेश जी ने अभी 28 ठीक अखिलेश जी ने 28 मिनट पहले एक ट्विटर पे अपना बयान डाला है। उसमें उन्होंने बहुत बड़ी बड़ी बातें की हैं। और पहले मैं पढ़ रहा हूँ ट्वीट, और राज कपूर अगर संभव तो ट्वीट लगा दीजिए, उस पर मैं आपकी और मनोज जी का और इनका बयान लूंगा कि भाजपा की चोरी लूट छल कपट झूठ फरेब की अधर्मी राजनीति अब प्रभु राम जी के मंदिर से आगे बढ़कर हनुमानगढ़ी तक पहुंच गई है। जो महामुख हनुमानगढ़ी को लेकर मिथ्या प्रचार कर रहे हैं वो अपने महापाप का प्रायश्चित करें और स्वीकार करें कि वो राम मंदिर की चोरी से ध्यान भटकाने के लिए ऐसा कर रहे हैं। अन्यथा हनुमानगढ़ी की सीढ़ियों घुटनों के बल चढ़कर आस्था के इस अनादि तीर्थ से क्षमा याचना करें। संकीर्ण राजनीति करते करते वे भूल जाते हैं कि वो झूठ बोलकर अपने धर्म पद को भी अपमानित कर रहे हैं। अगर उन्हें झूठ बोलना ही है तो ऐसा साधारण व्यक्ति की वेशभूषा धारण करके करें। अपने स्वार्थ की सिद्धि के लिए श्रद्धा के प्रतीकों को धारण करके भोले भाले आस्थावानों को ठगना महाधर्म है। हनुमानगढ़ी की अतिशय शक्ति जब सामान्य पापियों को ही समन कर देती है तो इन महापापियों का क्या हश्र होगा, कहने की आवश्यकता नहीं। प्रभु श्री राम जी और हनुमान जी के प्रकोप से कोई अधर्मी नहीं बचेगा। आज पूरा देश देख रहा है कि जहां जहां भाजपा और उनके अपंजीकृत
संगी साथी कब्जा करके बैठे हैं, वहां वहां चोरी बेईमानी, चोरी गबन लूट हो रही है। अभी तो ये पहली परत खुली है, आगे देखिए क्या क्या खुलता है। किसकी बात कर रहे हैं मनोज जी? ये आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष किसकी बात कर रहे हैं? जिसकी बात मनीष जी कह रहे थे और जिसकी बात अब अरे जनता कह रही कि जिसकी बात शंकराचार्य जी कर रहे हैं कि अब मंदिर मंदिर थोड़ी नहीं है, प्रभु श्री राम का मंदिर मंदिर नहीं रह गया, अब वो तो हो गया, कार्यालय हो गया। ये बात कोई समाजवादी पार्टी ने नहीं उठाई थी, ये बात साधु संतों ने कही थी, शंकराचार्य जी ने कही थी। क्यों ब्रजभूषण शरण सिंह अब तक प्रभु श्री राम के मंदिर का दर्शन करने नहीं है? उनसे बड़ा भक्त कौन है? हर मंगलवार को जाते हैं हनुमानगढ़ी में हनुमान जी के दर्शन करने। ठीक है, आरोप प्रत्यारोप हो सकते हैं उन पे, उनकी बात अपनी हो सकती है, अपनी जगह पे हो सकती बात है, लेकिन वो तो सरयू नदी के उस पार रहते हैं और इधर प्रभु श्री राम का मंदिर है सरयू नदी के इस पार। कौन सा उनको 2.5 कोस चलना है? गोरखपुर से कोई थोड़ी नहीं अयोध्या तक आना है। महत्वपूर्ण बात लेकिन यह है, अखिलेश जी ने ये जो क्यों लिखा है कि भाजपा की चोरी, लूट, छल कपट, झूठ फरेब की अधर्मी राजनीति प्रभु श्री राम जी के मंदिर से आगे बढ़कर हनुमानगढ़ी तक पहुंच गई है। जो महामुख हनुमानगढ़ी को लेकर मिथ्या प्रचार कर रहे हैं, वो अपने महापाप का प्रायश्चित करें और स्वीकार करें कि वो राम मंदिर की चोरी से ध्यान भटकाने के लिए ऐसा कर रहे हैं। निश्चित तौर पर ये एक बड़ा सवाल है पाठक जी, बड़ा सवाल है। माननीय मुख्यमंत्री जी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, एक मठ के महंत हैं और उनपे भगवा वस्त्र पहनते हैं। अगर वो झूठ बोलेंगे और हनुमानगढ़ी को बदनाम करेंगे तो लोगों की आस्था कम होगी हनुमानगढ़ी से, कि वहां तो नमाज पढ़ी जाती थी, वहां जाने की अरे क्या भाई, आवश्यकता है। हनुमानगढ़ी की आस्था झूठे बयानों से कम होगी, हनुमान जी की आप क्या बात मैं बात अच्छा डिफाइन तो करने दीजिए। आप तो पाठक जी, आप हम ये नहीं कह रहे हैं अरे इसी तरह बदनाम कर देंगे। अरे किसी मानव, किसी आदमी में हैसियत है कि प्रभु श्री राम का भगवान हनुमान की वो शक्ति पर सवाल उठा सके, उनसे आस्था। अरे आप इस तरह बात करते हैं, वो गाना नहीं सुने थे, जो राम को लाए हम उनको लाएंगे। अब बताओ। अरे वो छोड़िए, उनको तो अयोध्या ने विदा, अयोध्या की जनता ने विदा कर दिया। भाजपा की भाषा अयोध्या की जनता जी ने कहा कि आप राम को नहीं लाए, भाषा बोल रहे हैं। ना अयोध्या की जनता ये कहती है कि राम हमको लाए हैं। हर हिंदुस्तानी सनातनी ये मानता है कि राम जी की वजह से हम आए। बोलिए, जहां बीजेपी फंसने लगती वहां फट से कहने लगते हैं कि अरे उसको छोड़िए। क्यों छोड़े? किसकी औकात है हिंदुस्तान में, किस राजनेता की, किस व्यक्ति की जो कहेगा हम राम को लाए हैं, जो राम को लाए हम उनको लाए? जनता ने बता दिया ना कि तुम राम को नहीं लाए हो, राम ने हमको लाया। नहीं लाया। निश्चित तौर पे पाठक जी बात बिल्कुल सही है। हनुमानगढ़ी के मंदिर को बदनाम करने का प्रयास उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने किया, लेकिन अब मैंने कई बार आपके साथ डिबेट में कहा कि हनुमान जी का अगर गदा चला तो अच्छों की कमर टूट जाएगी, और वही हुआ। आज का दिन याद रखा जाएगा कि किस तरह एक्सपोज किया प्रभु श्री बजरंगबली महाराज ने कि मुख्यमंत्री जी 2 मिनट में उनका सारा पीआर धरा का धरा रह गया, मीडिया मैनेजमेंट धरा का धरा रह गया। पूरे देश को ये पता चल गया, पूरे देश को पता चल गया कि जो बात कही जा रही है बिल्कुल सही। मैंने वो जिस पोस्ट को ब्रजभूषण शरण सिंह का जो पोस्ट मैंने डाला, 1 घंटे के अंदर लगभग 1200 लोगों ने उसको लाइक किया, 1 घंटे के अंदर। और वो तो दिखा गए 1 लाख के करीब मेरे फेसबुक से 1-2 घंटे के अंदर उसको लोगों ने देख लिया। आप कल्पना करो कि लोग क्या देखना चाहते हैं, क्या सुनना चाहते हैं। हाँ, तो ये बीजेपी के लोग अगर झूठ बोलेंगे, इस तरह की बात कहेंगे, तो निश्चित तौर पे उनका पर्दाफाश होना तय है। जी पाठक जी। मनीष जी, ये अखिलेश जी ने क्या कहा, किसको कहा है कि हनुमानगढ़ी क्या आपने अपमान किया है झूठ बोलकर? आप जाइए वहां पे माफी मांगिए। अब मामला तो बढ़ता ही चला जा रहा है। राम मंदिर में चंदा चोरी का मामला दबा कर, इसको दबाने के लिए आपने हनुमानगढ़ी के बारे में झूठ फैलाया है। क्या ये भाजपा वाले लोग माफी मांगते हैं क्या? नहीं, देखिए इसमें मामला क्या है, माफी नहीं मांगेंगे, पॉलिटिकली ध्वस्त हो जाएंगे। बेसिकली मामला यहाँ है, इसमें कोई नुकसान होना है तो राजनीतिक नुकसान होना है, क्योंकि मान लीजिए जो सिस्टम है उसमें जुडिशरी तरह से कॉम्प्रोमाइज हो गई है, चुनाव आयोग कॉम्प्रोमाइज हो गया है।
सेना का पॉलिटिसाइजेशन हो गया है, पुलिस को कंट्रोल कर लिया गया है, नौकरशाही को बदल दिया गया है। अभी तो बीजेपी बेसिकली उसकी जो अभी जो उसकी उपस्थिति है वो राज मशीनरी के बल पे है, राजनीति के बल पे नहीं। तो ये अखिलेश यादव एक कोशिश कर रहा है कि ये पॉलिटिकली नुकसान हो इसमें। बेसिकली सच बात, वो समर्थक जनता भी, जिसको लोग आमतौर पर भक्त बोल देते हैं, उस हिस्से में भी गुस्सा है, उस हिस्से में भी गुस्सा है। देखिए 2024 में जो हिंदुत्व से अपने आप को दलित पिछड़ा समाज ने अलग कर दिया और उसके सामने संविधान का सवाल, सामाजिक न्याय का सवाल बहुत प्रमुख सवाल बन गया। अब जो बीजेपी का कोर वोटर है, वहां भी जो लिबरल हिंदू है, उसके अंदर भी अब डिबेट चला गया है। ये चिंता है बीजेपी की। उसने भी बीजेपी के कह लीजिए कि मंदिर को दुकान बना दिया, बैंक में बदल दिया, आर्थिक दोहन का सेंटर में तब्दील कर दिया। अब बताइए ना, हमारे एक मित्र यहाँ बैठे हुए वो बार बार कह रहे हैं कि वो राम को उंगली पकड़ के लेके आए। अब बताइए, ये अहंकार देखिए, राम का उंगली पकड़ के ले आए। अब समझिए, आप समझ लीजिए ना। तो उस समय लोग नहीं समझ पाए, लेकिन अब जब ये इतनी बड़ी लूट है, चंदा चोरी से लेकर के जमीन का भयंकर घोटाला, अब चढ़ावा चोरी, अब आप समझ लीजिए। यानी कि आने वाले समय में जहां जहां किसी मंदिर पे बीजेपी का कब्जा रहेगा, वो आर्थिक लूट का सेंटर बनेगा। ये इनके कार्यशैली है, इनके पॉलिटिकल कार्यशैली है। आमतौर पर लोग अडानी की तरफ ज्यादा ध्यान देते रहे अभी तक अडानी की तरफ ज्यादा ध्यान देते रहे। लेकिन एक जो ब्राह्मणवादी पॉलिटिक्स है, मनुवादी पॉलिटिक्स है, ब्राह्मणवादी जब मैं बोल रहा हूं तो ब्राह्मण को नहीं बोल रहा हूं, नहीं तो बहुत सारे लोगों को भ्रम हो जाता है। ये जो मनुवादी पॉलिटिक्स है, ब्राह्मणवादी पॉलिटिक्स है, जो ऊंच नीच को मानता है, असमानता को मानता है, वो पॉलिटिक्स भी उनके लिए आर्थिक दोहन का एक बड़ा सेंटर बनाना था। इस पे अभी अध्ययन कम हुए हैं। ये शायद अभी हम लोगों को आने वाले समय में कुछ रिसर्चर इस पे अध्ययन करेंगे कि मंदिरों से आरएसएस बीजेपी ने कितना लूटा। ये आने वाले समय में आपके सामने आएगा। शायद ये तभी आएगा जब ये सरकार बदलेगी। और हमको लगता है कि मंदिर आंदोलन तो 2024 में ही मर गया था। भव्य उद्घाटन के बाद भी फैजाबाद हार गए, 35-37 सीट हार गए, प्रधानमंत्री के जीत का अंतर कम हो गया। आप कल्पना कर सकते हैं, जिस मंदिर के भव्य उद्घाटन को उन्होंने देश में, उनको लग रहा था कि देश में छा जाएंगे, वो उनके हिंदुत्व के गढ़ में ही वहां धक्का लगा। ये तो अंतिम कील है, ये ताबूत में अंतिम कील है चढ़ावा चोरी। ये इतिहास में पहली बार होने जा रहा लोग जी। 27 के चुनाव में पहली बार भाजपा आरएसएस राम मंदिर का जिक्र नहीं करना चाहेगी, राम मंदिर को इशू नहीं बनाना चाहेगी, और विपक्ष इसको इशू बनाएगा। ये पहली बार होने जा रहा है। और जो ही राम मंदिर का जिक्र करेंगे, 90 के दशक का लूट, निर्माण आंदोलन के दौरान का जो है जमीन लूट, और अब चढ़ावा चोरी। ये दिलचस्प स्थिति आ रही है 2027 की। मैंने बीजेपी के सामने जितने नैरेटिव थे, राष्ट्रवाद का जो नैरेटिव था उसको ट्रंप सामने पोस्टमार्टम कर दिया। ये जो मोदी ब्रांड बिकता था, वही विधायक, वही सांसद, वो 24 के बाद बिकना बंद कर दिया। और ये हिंदुत्व का नैरेटिव था, वो 24 में शुरू हुआ और अब 26 में आते आते चढ़ावा चोरी के बाद वो भी मर गया। तो कोई पॉलिटिक्स ही नहीं बची बीजेपी के पास, उसके तर्कस में कोई तीर ही नहीं। तो अब उसको राज मशीनरी के बल पे, आप केवल राज मशीनरी के बल पे लंबे समय तक नहीं चल सकते हैं आलोक जी। नहीं, अब तो भाई जो तथ्य सामने चुनाव नहीं होते हैं, जहां चुनाव नहीं होते हैं, तानाशाही वाली सरकारें होती हैं, वहां भी केवल दमन के बल पे राजनीति नहीं चलती है। वहां भी पॉलिटिक्स करनी पड़ती है, जनता के बड़े हिस्से को संतुष्ट करना पड़ता है। तो बगावत का खतरा हमेशा रहता है। अरब वर्ल्ड में या और जगहों पे आप जाएंगे, ये होता रहता है। लेकिन भारत में अभी मोदी जी के पास, आरएसएस के पास कोई पॉलिटिक्स नहीं बची है, केवल राज मशीनरी बची है। राज मशीनरी के बल पर कितना दिन चलेंगे? अवसान का दौर है, हम लोगों को इंतजार करना चाहिए। सपा को, कांग्रेस को अपनी पहलकदमी को जितना बढ़ाना चाहिए, उसमें मैं थोड़ा सा अभी चिंतित हूं। जिस लेवल पे अभी उत्तर प्रदेश में एक बड़े अभियान में सपा को उतरना चाहिए, कांग्रेस को उतरना चाहिए, वहां मेरी चिंता है कि ये ठीक वो जो हिंदू जनता है, जो समर्थक है, जिसका मोह भंग हुआ है सरकार से, उसको और ज्यादा एजुकेट करने का, उसके बीच में जाने का जो अभियान है,
उसमें थोड़ी मैं कमजोरी देख रहा हूं। मनोज जी बताएंगे। अभी तक भाई ये आपको सवाल लगता मनोज है जी कि जब आप दे दीजिए, भाई सीधे जो मनीष जी पूछ रहे हैं कि भाई जनता के बीच आप लोग कब जाएंगे, कब ये जो हिंदू जनता है, सनातनी जनता है, उसको उसका दर्द कब तक आप सुनेंगे, कब तक उस दर्द का निराकरण करने के लिए आप रास्ते बताएंगे? समाजवादी पार्टी का एक ट्विटर और फेसबुक से तो नहीं होगा ना। अब तो भाई अरे सारे पाठक तथ्य जी, ये आप ऐसा सवाल मत कहा करिए प्लीज, अच्छा नहीं लगता है। ये गोदी मीडिया का सवाल है कि हम ट्विटर और फेसबुक से राजनीति करते अरे हैं। भाई आपके अगर सामने ट्विटर मनीष जी फेसबुक ने से कहा एक कि मिनट जनता के बीच में जाना चाहिए सपा और कांग्रेस को। अच्छा, अरे मैं बिल्कुल बोलिए। मनीष जी एक सवाल उठा रहे हैं। मनीष जी को जो मालूम, देखिए हर युद्ध से पहले तैयारी की जाती है, अस्त्र शस्त्र मजबूत किए जाते हैं। एसआईआर हुआ, एसआईआर में बड़े पैमाने पे 2 करोड़ 4 लाख वोट काटा गया है। आप कल्पना करो, जो लगभग 2 करोड़ 79 लाख के करीब था, उसको बीजेपी ने किसी तरह अपना भ्रम जाल फैला के 60 70 80 लाख वोट फिर उन्होंने रिकवर किया पूरे उत्तर प्रदेश में। तो बीजेपी की चिंता एसआईआर पे थी, वहां पे कोई दल काम किया नहीं। समाजवादी पार्टी इकलौता दल है जिसने एसआईआर पे पूरी निगरानी रखी और काम किया। जमीन पे हमारा बूथ लेवल पे कार्यकर्ता किस तरह लड़ाई लड़ेगा, उस पे समाजवादी पार्टी काम कर रही है। आने वाले समय में जब जनता के बीच में निकलेंगे हमारे नेता, तो हमारे नेता का सिर्फ एक मंतव्य रहेगा कि उस चुनाव को हाई नोट पे लेके जाया जाए। अब आज जिन चुनाव चढ़ा के डाउन थोड़ी नहीं करेंगे। निश्चित तौर पे जनता के बीच में हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी माननीय श्यामलाल पाल जी लगातार विगत 1 हफ्ते से वो पश्चिम के दौरे पे हैं। उनका बदायूं का दौरा हुआ, उनका बरेली का दौरा हुआ, आज अमरोहा के अंदर है, फिर वो संभल गए। तो लगातार कई जिलों में उनका दौरा चल रहा है, पार्टी के थोड़ा अन्य जाना नेताओं का चाहता चल हूं। रहा है। हाँ ठीक ठीक ठीक, मनोज जी को भी नमस्कार, आलोक जी को भी नमस्कार। धन्यवाद धन्यवाद सर। जी हाँ बताइए मनोज जी। हाँ, मैं ये बात कह रहा हूं कि समाजवादी पार्टी अपने पूरे चरम के साथ उतरेगी और उस पे उतर कर बीजेपी को चारों खाने चित करेगी। जनता के बीच में ही जाके लड़ाई जीती जाएगी, लेकिन अपने अस्त्र शस्त्र हथियारों को मजबूत करके। हथियार हमारे वोटर लिस्ट है, हथियार हमारा जनता के बीच में किन मुद्दों को लेके जाएंगे वो है। उन सब के बीच ये लड़ाई शुरू होगी, उसका भी समय आने वाला है। बहुत जल्दी मानसून सत्र के बाद समाजवादी पार्टी ग्राउंड पे होगी। जी नहीं बात तो सही है, आप ग्राउंड पे होंगी, जल्दी होगी, लेकिन इधर तो प्रधान ये योगी जी लगातार सभा कर रहे हैं, लगातार दौरे पे दौरे कर रहे हैं, इनके दोनों तो सरकारी मुख्यमंत्री कर पैसे रहे से, हैं। हैं? तो अरे सरकारी लीजिए, जब पैसे से हेलीकॉप्टर वो तो उड़ भाई रहा है, सरकार कौन में सा उनके बैठे हैं तो वो तो पार्टी कह का देंगे पैसा कि तो लग नहीं रहा है। नहीं, वो तो भाई जब आप सरकार में तो आपके पास भी सुविधा थी, उसमें नहीं, उसमें ही बात हमारे उसकी। पास काम बहुत था। इस तरह जिले जिले घूमने का पैसा हमने लेकिन जनता का सवाल कभी ये नहीं होता बर्बाद किया। मनोज भाई, लोगों की एक्चुअली क्या है कि जब तक अब जैसे ये आज जो ब्रजभूषण शरण सिंह ने खुलासा किया, या फिर जो शंकराचार्य जी ने कहा, या फ्रीडम वॉइस यूट्यूब चैनल ने जो इंटरव्यू किया है, देखिए ये सारी चीजें जनता तक कहाँ पहुंच रही है। तमाम, अब तो ये भी खबर आ रही है कि भाई तमाम लोगों को लगा दिया गया है। सोशल मीडिया पे भी बहुत से लोगों को बीजेपी का एक तरह से पीआरओ बना दिया गया है। तो ये जो सारी चीजें जब तक जनता में नहीं पहुंचेंगी कि भैया, जैसे मुझे ही नहीं पता था, मैं नहीं जानता था हनुमानगढ़ी का इतिहास मेरी क्या है। मैं आपको बताऊं, मेरी देखिए, माता जी गांव में रहती हैं, उनके पास कोई एंड्रॉयड फोन नहीं है। हाँ ठीक है। उसके बावजूद भी उन्होंने अपनी बातचीत में ये बात कहा कि प्रभु श्री राम के चढ़ावे की चोरी हो गई। आप कल्पना करो, नहीं नहीं, वो ठीक है, वो चढ़ावा चोरी पे कल्पना तो हर करो आदमी आप, सवाल उठा रहा है, लेकिन हर ये जो आदमी समझ चढ़ावा, गया। और जो ये नहीं नहीं, मस्जिद वाली बात है, ये जो बार बार समाजवादी पार्टी को बड़ी मुस्लिम तादाद में परस्त, जनता के बीच में ले जाएगी, उसकी चिंता बिल्कुल न की जाए। समाजवादी पार्टी कदाचित नहीं बैठेगी और हर दिन चर्चा पे, कहते हैं नहीं, कैंपेनिंग ऑन माउथ, माउथ कैंपेनिंग समाजवादी पार्टी करेगी। हमारे पास बड़े संसाधन नहीं है पाठक जी, ये बात आपको भी नहीं पता है। नहीं, देखिए बड़े संसाधन नहीं टीवी है आपके हमारे पास, लिए नहीं लेकिन है। लेकिन तो भी आपने 2024 के चुनाव में बड़ी जीत हासिल की। तो भाई, लेकिन सवाल ये उठता है कि अगर आप 2024 में जो आपने मुद्दे उठाए थे, और उस मुद्दे को लल्लू सिंह ने बयान दे दिया कि 400 सीटें हमको चाहिए, हमको संविधान बदलना है, और अब देखिए
जनता ने 400 सीटें नहीं दी तो ये लोग पॉलिटिकल पार्टी का विपक्ष को तोड़ तोड़ के अपना दावा कर रहे हैं कि 2/3 हमारे पास आ गया है। 21 जुलाई को बैठक है, उसके बाद शायद अगले हफ्ते से संसद का मानसून सत्र चालू है। अब तो यहाँ ये भी लोग कह रहे हैं कि समाजवादी पार्टी भी शायद परिसीमन बिल का समर्थन करने जा रही है। कुछ लोग ये भी दावा कर रहे हैं। क्या आप लोग सचमुच परिसीमन बिल का समर्थन करने जा रहे हैं? ये बड़ा सवाल मैं सीधे पूछ रहा हूं, क्योंकि ये दावा किया जा रहा है सोशल मीडिया। हमारी पार्टी, हमारा पार्लियामेंट बोर्ड तय करेगा कि किस मुद्दे पे क्या समर्थन करना है, किस मुद्दे पे क्या विरोध करना है। अरे भाई, जिस परिसीमन बिल का आपने 17 अप्रैल को विरोध किया है, उसमें 4 महीने में ऐसा क्या बदल गया कि आप उसको जुलाई में मैं कह रहा हूं कि हमारे नेता तय करेंगे कि जो अगला बिल आएगा उस पे हमें विरोध करना है कि समर्थन करना है। पार्लियामेंट बोर्ड तय करेगा और सरकार बिल में अपने ड्राफ्ट में क्या लेके आती है, जो विरोध था विपक्ष का, क्या उसके इतर ड्राफ्टिंग लेके आएगी या सेम टू सेम जैसा बिल लेके आए थे वही लेके आएंगे। वो सारी चीजों पे चर्चा होगी। इसके बाद ये बात आप सबको पता चलेगी कि समाजवादी पार्टी समर्थन करेगी कि विरोध करेगी। वो अभी मेरे ख्याल से 20 तारीख के बाद जब सदन शुरू होगा तब इन सारी बातों पे पूरी तरीके से चर्चा हो पाएगी पाठक जी। अभी तो मेरे ख्याल से जल्दबाजी होगी कुछ भी कहना। नहीं, कांग्रेस ने तो इसका खुल के विरोध किया। उनके यहाँ तो बैठक भी होगी पार्लियामेंट्री बोर्ड की। देश के तीसरे सबसे बड़े दल तो आप हैं। पार्लियामेंट्री बोर्ड की बैठक होगी, हमारे सारे तीसरे सबसे बड़े दल है आप, देश के तीसरे सबसे। निश्चित तौर पे समाजवादी पार्टी किसी भी तरीके से कोई ऐसा कदम नहीं उठाएगी जो हमारे उत्तर प्रदेश और देश की जनता के खिलाफ हो। समाजवादी पार्टी वही काम करेगी जो संविधान के दायरे में रह के बीजेपी कर रही होगी, या बीजेपी के लोग संवैधानिक व्यवस्थाओं को समझ रहे होंगे, जनता की तमाम जो मांगे हैं उनको पूरा कर रहे होंगे, तभी समाजवादी पार्टी कोई कदम उठाएगी। अन्यथा विरोधी तो हम कल भी थे, आज भी और भविष्य में भी रहेंगे। ये तो लेकिन सवाल ये आज आपकी भाषा बदली हुई है। कांग्रेस एकदम क्लियर है, आपकी भाषा बदली हुई है। पिछले 24-48 घंटे में हमारी भाषा नहीं बदली है पाठक जी, हमारी भाषा नहीं बदली है। देखिए, मैं वो बात कह रहा हूँ जैसे कांग्रेस ने अब ड्राफ्ट क्या लेके आएंगे, क्या ड्राफ्ट आएगा, क्या बिल में आएगा, क्या किस तरह रहेगा, क्या कोई परिवर्तन लेके आए। जैसे कांग्रेस के ही एक वरिष्ठ नेता ने जो साउथ के थे, उन्होंने कहा था कि ये 50% वाला मामला हटाइए, नहीं फिर साउथ के जो प्रदेश है उनका नुकसान हो जाएगा, उनकी प्रतिभागिता का, उनके समर्थन का कोई मतलब ही नहीं रह जाएगा। उत्तर भारत के ही पूरे सिस्टम से सरकार बन जाया करेगी सेंट्रल गवर्नमेंट में। तो ये बात जब कांग्रेस के नेता ने कही थी तो अमित शाह जी ने क्या कहा था आपको भी पता है। आप समर्थन दीजिए, हम 2 घंटे में बिल लेके आ रहे हैं। ये बात तो कांग्रेस के लोगों ने भी कही थी। अब कांग्रेस क्या विरोध करना चाहती, समाजवादी पार्टी क्या विरोध करेगी, वो तो ड्राफ्ट जो आएगा उसके बाद ही पता चलेगा ना, पहले तो नहीं पता चल सकता है। अब पता चल रहा है वो बिल लेके आए उस फेवर का जिस फेवर का बिल विपक्ष चाह रहा है। निश्चित तौर पे जाहिर सी बात है, विपक्ष की मर्जी का बिल होगा तो विपक्ष क्यों नहीं पास करेगा। बहुत सारे ऐसे मुद्दे होते हैं जो विपक्ष भी उस मजबूती के साथ उस बात को रखता है। अगर विपक्ष की उसमें जो भी बातें हैं अगर वो नहीं मानी गई तो बिल नहीं पास होगा, किसी भी हालत में नहीं पास होगा। अच्छा, ये जो चर्चा और हो रही है कि संजय निषाद के साथ कुछ बातचीत चल रही है शिवपाल जी से, राम गोपाल जी से, इस पर आपकी तरफ से आपकी क्या प्रतिक्रिया है? देखिए पाठक जी, हमारी नॉलेज में ऐसा कोई विषय नहीं है कि कोई बातचीत चल रही है। सिर्फ एक बात हुई है और ये बात ये है कि संजय निषाद जी ने एक प्रोग्राम में ये बात कही कि अगर बीजेपी मेरे लिए दरवाजे बंद रखेगी तो हम दूसरा दरवाजा ढूंढेंगे। बात ये कही गई। अब क्या वो आपस में दूसरे दरवाजे का नाम लेके वो लोग आपस में मांडोली कर रहे हैं, अपना परचेजिंग पावर बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं, बार्गेनिंग पावर को मजबूत कर रहे हैं, या उन्हीं लोगों से पूछा जाए। समाजवादी पार्टी अभी ऐसे गठबंधन को लेकर कोई बातचीत नहीं कर रही। अरे, एक नया अखिलेश जी ने आज एक और ट्वीट किया जिसपे आपकी प्रतिक्रिया चाहूंगा कि भ्रष्ट भाजपा राज में अब नोटों का भी प्राइवेटाइजेशन हो जाएगा क्या। और आगे लिख रहे हैं, कमीशन खोरी का मॉडल इस हद तक गिर जाएगा, देश की जनता ने सोचा ना था। अब देश की मुद्रा ही आत्मनिर्भर नहीं होगी तो अर्थव्यवस्था और देश आत्मनिर्भर कैसा हो गया। अब क्या सरकार भी आउटसोर्सिंग पर दे दी जाएगी।
इतने बड़े और संवेदनशील कार्य के लिए इतना छोटा कंजूसी भरा टेंडर निकालने के लिए पीछे कहीं चुपके से औपचारिकता पूरा करने की कोई गलत मंसूबा तो नहीं है? लगता है सेटिंग पहले ही हो चुकी है। एक कहावत है पाठक जी, एक कहावत है, दरअसल आए थे हरिभजन को ओटन लगे कपास। हाँ आए थे प्रभु का नाम लेने, आए थे करेंसी को मजबूत करने, करेंसी को दुनिया भर की चीजों से, मतलब नकली करेंसी को मिटा देंगे, हम ये कर देंगे, वो कर देंगे, हमारे बहुत पुख्ता सबूत हैं, पाकिस्तान हमारा नकली नोट नहीं बना पाएगा, ये कर देंगे, वो कर देंगे। अब वो नहीं तो उसी दिशा में तो आरबीआई काम कर रहा है, क्योंकि इन्होंने मांगा है कि भारतीय बैंक नोट की छपाई होती उपयुक्त सुरक्षा विशेषताओं से युक्त ओपीसीफाइड पॉलीमर सबस्ट्रेट सीटों के निर्माण एवं आपूर्ति के लिए उन्होंने टेंडर आमंत्रित किया है। तो अखिलेश जी ने यही कहा है ना कि आपने छोटा टेंडर क्यों छापा, बड़ा टेंडर छापते। क्या इसमें कुछ सेटिंग हो गई है? उन्होंने तो इस टेंडर के निश्चित तौर पे बीजेपी आरएसएस सब, चाहे वो मुद्रा भंडार की बात हो, चाहे सोने की बात हो, जब मंदिरों का सोना चुरा लिया, चांदी चुरा ली, तो फिर मुद्रा भंडार की तमाम चीजों को बाहर लीक करना उनके लिए बहुत छोटी सी बात है। वो यही सब करना चाह रहे हैं, इसीलिए इस तरह की चीजें सामने आ रही हैं। निश्चित तौर पे आने वाले समय में आप देखेंगे कि बीजेपी किस तरीके से इस देश को खोखला करती चली जा रही है। कुछ लोग होते हैं कि कुछ डैमेज को कंट्रोल करते हैं, और ये इतने बेशर्म लोग हैं कि ये डैमेज पे डैमेज किए जा रहे हैं। ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। अब लोग तो भूख हड़ताल पे बैठे हैं, मैं आने वाले समय में देखूंगा कि अब लोग भूख हड़ताल पे नहीं बैठेंगे, लोग पीएमओ और गृह मंत्रालय के चारों तरफ बैठेंगे, संसद के चारों तरफ बैठेंगे। वो दिन भी अब दूर नहीं है जी। अच्छा, कुछ और अपडेट है आपका? वैसे आज बड़ा ताजुब हुआ कि भाजपा के कई नेताओं ने भी कहा जौहर वाले मामले में कि जौहर यूनिवर्सिटी बुलडोजर नहीं चलना चाहिए। ये भाजपा के अंदर से कई वो मैंने तो आपको उसी दिन बताया था कि मैंने खुलेआम बयान दिया है कि बीजेपी के नेताओं के स्कूल गिराए जाएंगे अगर नहीं, उन्होंने कहा कि जौहर यूनिवर्सिटी पे बुलडोजर नहीं चलना चाहिए। नहीं तो मैंने तो ये बयान दिया है ना। क्यों बयान दिया है? सबसे ज्यादा उत्तर प्रदेश में कॉलेज किसके पास है? बीजेपी के नेताओं के पास है। तो इसका मतलब बीजेपी के नेताओं को लग रहा है कि भैया अभी जौहर यूनिवर्सिटी पे बुलडोजर नहीं चलना चाहिए, क्योंकि कल को अगर सरकार आ गई और हमारी बिल्डिंगों का नक्शा पास नहीं है तो सपा सरकार उस पर बुलडोजर चला देगी। गिरेगा 100% गिरेगा, 100% गिरेगा। मैं कल भी कह रहा था, हम मुझसे बहस कर रहे थे, आज भी कह रहा हूं, कल फिर बहस करिएगा। और सबसे बड़ी बात है, गोरखपुर विश्वविद्यालय का नक्शा कब पास हुआ था? लखनऊ यूनिवर्सिटी का नक्शा कब पास हुआ था? समाजवादी पार्टी सरकार से मांग रही है, राज्यपाल महोदया जी से मांग रही है। उत्तर प्रदेश में जितनी यूनिवर्सिटीज हैं और जहां जहां एलडीए की तर्ज पे तमाम सारी चीजें नहीं हैं, वहां नक्शा कैसे पास हुआ? लखनऊ यूनिवर्सिटी कब बनी थी आपको पता है? ये तो 1920-21 में बनी थी। उसी वक्त बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी बनी थी। ठीक। और एलडीए का गठन उत्तर प्रदेश में कब हुआ? एलडीए का 1974 में। 1974 में लखनऊ विकास प्राधिकरण का हुआ है गठन। हाँ, तो अब तो लखनऊ एलडीए को तो नोटिस दे देना चाहिए लखनऊ यूनिवर्सिटी को कि तुम्हारा नक्शा नहीं पास है भाई, ये तो अवैध है मामला, ये तो अवैध है मामला। कैसे बनारस का जो है, वाराणसी है, वीडीए जो है, वीडीए का गठन कब हुआ और बनारस हिंदू विश्वविद्यालय कब बना, मेडिकल कॉलेज का उनका बनारस हिंदू कब बना? तो कौन सा नक्शा पास हुआ है? योगी आदित्यनाथ जी, अधिकारियों के फेरे में ना आइए, वो तो बच जाएंगे हाथ पैर जोड़ के। जो भी सरकार सामने बनने जा रही है, आपको कोई नहीं बचा पाएगा, और आपके स्कूल ट्रस्ट के घाटे में जाएंगे अलग से। नक्शा आपने भी नहीं पास कराया होगा, तब क्या करेंगे? जीडीए से आपका भी तमाम सारे मठ के स्कूलों का नक्शा नहीं पास है, तो क्या करेंगे? किस किस चीज को बचाएंगे? इन अधिकारियों के फेरे में ना पड़िए, ने फिर
राम फेरे हो जाएंगे, इतना याद रखिएगा। ये बात बीजेपी के लोगों को समझ में आ जानी चाहिए। अगर पाठक जी नहीं समझे तो कहते हैं कि लगेगी आग तो आएंगे कई घर जद में, यहाँ सिर्फ हमारा मकान थोड़ी है। अरे उत्तर प्रदेश की यूनिवर्सिटीज जब गिरना शुरू होंगी तो वो सिर्फ समाजवादी पार्टी के नेता की यूनिवर्सिटी थोड़ी नहीं है, बहुत लोगों की यूनिवर्सिटी है, बहुत यूनिवर्सिटी है। तो फिर तो अरे चलेंगे। जय फिर बुलडोजर बाबा की। नहीं फिर नहीं, वही बुलडोजर बाबा आप बदले कॉपीराइट हो वाली जाएगा। कार्रवाई रुके रुके आप रुके, बदले ना ना, शिक्षा के मैं कॉपीराइट नहीं फिर करना है। कहूंगा जय मैं फिर बुलडोजर काका की। नहीं मैं तो हम ये लोग कह रहा हूँ कि बुलडोजर भाई काका नाम रखेंगे, मैं बुलडोजर तो काका। मैं तो शिक्षा के मंदिर पर बुलडोजर चलने की बिल्कुल खिलाफ हूँ, क्योंकि भाई शिक्षा बहुत जरूरी है। जब तक जनता शिक्षित नहीं होगी वो सरकारों से, उनका नेताओं से उनके काम का हिसाब किताब नहीं ले पाएगी। तो क्या आप भी शिक्षा के विरोधी हैं जो आप बुलडोजर चलाने की बात कर रहे हैं सत्ता में आएंगे तो? पाठक जी, आप अनावश्यक क्यों गोदी मीडिया के सवाल की तरह बात करते नहीं हैं? भाई आप मैं बार बार ठीक है, जो आप मैं जो कह रहा हूं उसका बुलडोजर चलना ही नहीं चाहिए शिक्षा के मंदिर पे। तो ये बात योगी आदित्यनाथ जी से कही है ना, आप तो हमसे मैं तो क्यों कह रहे हैं? लगातार कह रहा हूं, मैंने तो इस पे लगातार डिबेट करी, कल भी की, आज भी पूछ रहा हूं। तो आप उनसे कहिए, सरकार से कहिए कि शिक्षा के मंदिर में बुलडोजर नहीं आज चलना तो चाहिए। भाजपा के कई लोगों ने हमारे डिबेट में भी कहा कि जवाहर यूनिवर्सिटी के बिल्डिंगों पे बुलडोजर नहीं चलना चाहिए। अब निश्चित तौर पे अब ये माननीय मुख्यमंत्री जी समझ लें, चलाएंगे तो उनके मठ के स्कूल भी गिरेंगे, तय है। लेकिन तय है, उसके बाद तय आज है। एक खबर आई, अरे रामपुर के एसपी का ट्रांसफर हो गया, उनकी जगह कोई सिंह साहब भेज दिए गए। कोई फर्क नहीं पड़ता, हम्म। कोई फर्क और नहीं पड़ता। मजेदार बात है, उनका रिटायरमेंट 15 जनवरी को है, किसका? जिस एसपी को भेजा गया है वहां पे। ठीक है, अच्छी बात है। चलिए सर, जो मनसा होगी उनकी वो मनसा पूरी कराएंगे। और देश पूरा अभी 15 दिन का समय दिया है। 15 दिन में जितने भी चूंकि डीएम साहब ने सारा वो कर लिया, आदेश दे दिया है, अभी किसी कोर्ट ने तो आदेश दिया नहीं है गिराने का। डीएम तो आदित्यनाथ जी की वो पहनते जो ऊपर कमीज उसकी दाहिनी जेब में रखे रहते हैं, उसमें कौन सी बड़ी बात है। जो चाहेंगे वो डीएम से करा लेंगे। लेकिन डीएम भी अगर कोई ऐसा फैसला करेंगे तो उनको आने वाले समय में अपनी नौकरी लगता प्यारी नहीं होगी। कचहरी, कोर्ट से लेके तमाम जगहों पे जाना पड़ेगा। जी पाठक जी। चलिए सर, बड़ी सार्थक चर्चा रही, बड़ी संख्या में दर्शक जुड़े, और कहीं ना कहीं ये लग रहा है कि प्रभु श्री राम किसका समर्थन वास्तव में कर रहे हैं। अखिलेश यादव ने उस दिन प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा था हम लोग के सामने कि प्रभु श्री राम की इच्छा थी, इसलिए मेरे माध्यम से उन्होंने मुझे चुना है कि हमारे दरबार में चोरी हो रही है और उन्होंने मुझे चुना इसको सार्वजनिक करने के लिए। और जब तक भारतीय जनता पार्टी इस मुद्दे पे इस सच को स्वीकार नहीं करेगी और इस मुद्दे से ध्यान भटकाने के लिए अगर जो बात आज वास्तव में देश में सबसे बड़ी चर्चा होनी चाहिए थी, वो उस पर मीडिया नहीं चर्चा कर रहा है कि आज जो मुक्तेश्वरानंद जी ने कहा है कि या तो ये साबित करो कि 27 साल पहले नमाज पढ़ी गई थी, नहीं तो गद्दी छोड़ दो। और ब्रजभूषण शरण सिंह जो भारतीय जनता पार्टी के सांसद रह चुके हैं, जिनका राम मंदिर निर्माण में एक महत्वपूर्ण योगदान था, अगर वो ये कह रहे हैं कि कभी नमाज नहीं पढ़ी गई थी, तो फिर जो अखिलेश यादव कह रहे हैं कि राम मंदिर की चंदा चोरी की खबर को दबाने के लिए इस तरह का झूठ फैलाया जा रहा है, इस पर दर्शकों की क्या राय है आप सभी दीजिएगा। मनोज जी, अंत में अगर आप कुछ कहना चाहें तो। देखिए, प्रभु के काज को जो छिपाने की कोशिश करेगा, प्रभु के साथ जिन्होंने खिलवाड़ किया उसको कोई दबाने की कोशिश करेगा, तो एक परत नहीं खुलेगी, जो परतें जमीन के अंदर धसी हैं वो भी खुल जाएंगी। कहते नहीं कि मुर्दा भी जाग जाएगा। तो मुझे लगता है आरएसएस बीजेपी के लोग भगवान के साथ मजाक कर रहे थे, तो उस मजाक को भगवान ने दिया है बहुत जोरदार धड़ाम से कि देखो मैं करने पे आऊंगा तो क्या क्या कर डालूंगा, आप लोगों को पता भी नहीं है। लेकिन कहते नहीं कि वो कनक कनक से तगुनी मादकता अधिकाय, ये खाए बो रहा है, ये पाए बो रहा है। तो मतलब मेरे ख्याल से बीजेपी राज सत्ता के
में पागलपन की तरह इस्तेमाल कर रही राजसत्ता का, और सब बौरा गए हैं, सब पगला गए हैं। ऐसा लगता है जैसे सब भगवान से भी बड़े हो गए हैं, इसीलिए इस तरह का काम कर रहे हैं। लेकिन वो कहते हैं जिस पे रामद्रोह लगना है वो लग गया, और जिन्होंने रामद्रोह का काम किया है उनके उनके पन्ने, इतिहास के पन्नों में उनके नाम दर्ज हो गए। अब इस रामद्रोहियों को बचाने का जो काम करेगा वो भी रामद्रोही कहलाएगा। जी बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए सर, बहुत बहुत धन्यवाद।